हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट है इसमें सामाजिक विज्ञान। और ये आपका सेशन है 2024-25। ठीक है। तो आपको इस पेपर से करने से पहले आपको कुछ इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे में आपको करना होगा। और उसके जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब आप पेपर से अटेम्प्ट करने जाओगे तो उसको ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर में दिया होता है सबसे स्टार्टिंग में ही। ठीक है। जैसे कि दे रखा है सामान्य निर्देश, इसमें ये लिखा होता है किसी भी सेक्शन में, जैसे सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आए हैं तो आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है कि कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं और उतने ही अटेम्प्ट करना। कभी भी ज़्यादा आंसर अटेम्प्ट मत करना, ऐसी गलती मत करना, आपके टीचर आपके नंबर काट लेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है। तो अब हम करते हैं खंड का स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहले आपके आएंगे एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके 20 आएंगे, एक एक नंबर के होंगे, 20 मार्क्स। आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था? हेलमुट, या फिर गोयबल्स, या फिर हिंडनबर्ग, या फिर जोसेफ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, जोसेफ उसका नाम था। फिर अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और कारण आर। कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले हमें देखा संकल्पना समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कारण है का, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। तो इसको पढ़ लेते हैं। अभिकथन ए, एफ कारण आर दोनों सही हैं। हाँ, दोनों ये सही हैं। एफ कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, ये जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। सही है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया? तो इसमें क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जार निकोलस, स्टालिन, या फिर रॉबर्ट ओवेन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, रॉबर्ट ओवेन। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उचित विकल्प की सहायता से रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 1914 में रूस और उसके पूरे क्या कहते हैं साम्राज्य पर डैश शासन था? किसका शासन था? जार निकोलस वन, या फिर जार निकोलस सेकंड, या जार निकोलस थर्ड, या जार निकोलस फिफ्थ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जार निकोलस सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। एफ सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें नदी की पहचान करनी है। जैसे हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला, लंबाई 2900 किलोमीटर और उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। थर्ड है सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक। तो हमें पहचान करनी है, तो इसमें कौन सी नदी होगी हमारी? सिंधु नदी। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन, लूनी नदी बहती है, कहाँ बहती है? उत्तरी मैदानों में, प्रायद्वीप पठार में, या फिर पश्चिमी घाट में, या भारतीय मरुस्थल में। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी, भारतीय मरुस्थल में। सिक्स्थ क्वेश्चन, सतम का एक मिलान सतम खा से करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहले हमको का और खा की मिलान करना होगा। जैसे कि ऐसे हमें ए है, अरुणाचल प्रदेश, केरल और बिहार। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और जैसे कि रुकिए, हाँ इसमें, हाँ, और केरल सबसे, ये तो इधर जाएगा। और केरल सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य नहीं, ये केरल इधर जाएगा और बिहार हमारा इधर जाएगा। तो हमारा ऐसे मैच होगा। हाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है, और जो हमारा केरल है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, और बिहार हमारा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। ऐसे मैच करके आपको करना होगा। पहले वहाँ मैच करो, फिर यहाँ पॉइंट में मैच करो कि कौन से पॉइंट किससे मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब है हमारा 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है। लेकिन कोई धर्म अधिकारी नहीं। हाँ, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। तो इसमें क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, या प्रभुत्व संपन्न, या न्याय। तो इसमें होगा हमारा पंथ निरपेक्ष, सॉरी। ठीक है। 9th क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 79 सीटों को आरक्षित किया गया है।
इसमें दोबारा कथन वाला क्वेश्चन आया है, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला अभिकथन है हमारा अभिकथन ए, हाँ, एमएनएसटी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। कारण आर दिया है हमें, क्या कहते हैं, गावंतन में बे अमेरिकी नौसेना का नियंत्रणता था। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले तो हमें पहली स्टेटमेंट दी थी, दूसरी हमने पढ़ ली। जैसे कि इसमें हमारा पहली स्टेटमेंट तो सही है, ये एमनेसिटी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड हमको कारण इसका दिया था, ग्वांतानामो बे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, परंतु ये जो कारण है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग है इससे भी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए जैसे कि बी है हमारा अभिकथन ए, एफ कारण दोनों सही है, दोनों तो सही स्टेटमेंट है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, वो उसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? पहला ऑप्शन, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारों लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो इसमें हमारा क्या होगा? ये बिल्कुल सारे ही कथन बिल्कुल सारे सही हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा डी। ए 1 2 वह 3 सभी कथन सही हैं। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्री। 13 क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका का और उसके पड़ोसी देश, स्त्री और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों? तो इसमें हमारा होगा इसमें करेक्ट सी। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान का सभा का कौन से सदस्य नहीं थे? जैसे कि इसमें से होगा डी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये हमारे सारे थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जयपाल सिंह भी थे जब इस भारतीय संविधान बन रहा था। तो इसमें ये 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनका रोल था, जो कि थे और ये नहीं थे। हमें बताना कौन से नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? बीमा, व्यापार, खनन या बैंकिंग? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, खनन, ऑप्शन सी, ठीक है। 16, श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र होती है, कितनी होती है उनकी उम्र? 15 से 59 वर्ष के बीच। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में तो, ठीक है। 17 क्वेश्चन कथन वाला है, दोबारा नीचे दिए गए कथन को ए और कारण को दोनों पढ़ना है और उनके सही विकल्प की चयन करना है। तो पहला है हमारा अभिकथन ए, भारत में निर्धनता रेखा के ऊपर के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे कारण ये दे रखा है और अभिकथन ये दिया है, हमको एक स्टेटमेंट दी और उसका कारण ये दिया। तो आइए हम इसको देखो वेरीफाई करते हैं। इसमें हमें बोला है कि जो क्या कहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी कैलोरी जो होती है वो 2400 है, और जो प्रतिदिन जो नगरीय क्षेत्र हैं जो उनकी है 2100 कैलोरी, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनकी अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए है क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, एफ कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत निर्वाचन आयोग? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है? भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार या फिर निरक्षित और
हाँ बस। तो हमें विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, केवल ए एफ दो, केवल ए एफ थ्री, या टू व थ्री सभी, या फिर वन टू थ्री। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, केवल वन एफ थ्री, भूमिहीन और निराश्रित। हमारा ये खाद्य सुरक्षा का प्रभावित वर्ग है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्नपूर्ण योजना का लक्ष्य समूह कौन सा है? निर्धन, निर्धनों में सबसे निर्धन, या दीन वरिष्ठ, या नागरिक, या सर्वजनीन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दीन वरिष्ठ नागरिक। तो आइए हम खंड खाब शुरू करते हैं। अब हम अपना खंड खास सेक्शन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4, 2 मार्क्स के होंगे। तो सारे अटेम्प्ट करने होंगे आपको, ठीक है। आपको पेपर का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ मैं सारा, कैसे कैसा आएगा, और इसका मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसका पीडीएफ, इस सैम्पल पेपर का। आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का डाल दूँगा, अभी सिर्फ हिंदी वालों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाँ, प्रेस से सेंसरशिप हटने के उपरांत फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन हुए? आइए देखते हैं क्या परिवर्तन हुए। देखिए, सेंसरशिप हटने के बाद यहाँ से फ्रांसीसी समाज में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताब स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने लगीं, जिससे विचारों का खुला आदान प्रदान हुआ और जागरूकता बढ़ी। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा सिर्फ, ठीक है, 21 का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है, देखिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और अथवा में दे रखा है भारत में मानसून के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे कि आपको 22 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, करना एक होगा, कभी दोनों करके मत आ जाना। जो आपको इजी लगे, जो आपको आता हो, सिर्फ वही अटेम्प्ट करके आना पेपर में, और इसी तरीके से आएगा पेपर का फॉर्मेट। देख लीजिए, आपका 22 क्वेश्चन वाला ही आएगा जिसमें आपको और दिया होगा, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं दोनों का एक साथ। हमारा क्या क्वेश्चन था? भारत में खरीफ फसलों की विशेषता का वर्णन करना था पहला। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु जून से सितंबर में उगाई जाती हैं, पता होना चाहिए। इनमें मुख्य धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास और मूंगफली शामिल है, और इन फसलों के लिए अधिक गर्मी और नमी की आवश्यकता होती है। 2 नंबर के लिए 3 पॉइंट बहुत हैं, ठीक है। और सेकंड में हमें दे रखा था भारत में मानसून के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसमें देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून के पहले सप्ताह में केरल तट से प्रवेश करता है। सेकंड पॉइंट, यह समूचे भारत में जुलाई के मध्य तक फैला जाता है और वर्षा लाता है। आप पॉइंट में लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, जिससे टीचर को बहुत ही अच्छा इंप्रेशन मिलता है। सारा सामने सामने पॉइंट टू पॉइंट। और थ्योरी में लिखते हैं ज़्यादातर, तो टीचर जो कुछ ज़्यादा पढ़ के नहीं जाते, वो ज़्यादा थ्योरी में लिखते हैं ना। मतलब ना अगर आए तो आप थ्योरी में लिखना, अगर आपको अच्छे से आंसर के बारे में पता है तो पॉइंट में लिखना। कहना मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मानसून कृषि पर निर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में इतना बहुत है, 3 4 लाइन। 23 क्वेश्चन है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का विवेचन कीजिए। आइए दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक साथ देखते हैं। हमारा पहला था क्वेश्चन इसमें कल 23, क्योंकि देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों है। तो पहला, संविधान नागरिकों को अधिकार और कर्तव्यों का परिभाषित करता है। यह सरकार की शक्तियों और दायित्वों को निर्धारित करता है। यह देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में मदद करता है, ठीक है। और 24 क्वेश्चन था, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण बताने थे। तो देखिए, पहले, अशिक्षा, कम शिक्षा स्तर के कारण लोग अच्छी नौकरियां से वंचित रहते हैं। जैसे कि कम शिक्षा जिनको मिली रहती है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो उनको नौकरियां मिलेंगी ही नहीं, है ना। और सेकंड है बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों की कमी गरीबी का मुख्य कारण है, बेरोजगार। और थर्ड पॉइंट है हमारा, असमान आय वितरण, धन धन का आसमान वितरण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में बाधा पहुंचाता है। थोड़ा छोटा कर लूँगा, दिख नहीं रहा मुझे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है और गरीबी बढ़ाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन सी खंड ग स्टार्ट होता है, जो कि आपका 3 3 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोने में 5 3 15, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ठीक है। आपको सारे अटेम्प्ट करने इसमें भी। पहला क्वेश्चन,
निर्धनता असुरक्षित समूह को कैसे प्रभावित करना है, वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, जरूर इसका आंसर देखना, ठीक है। आइए देखते हैं दोनों का आंसर। पहला था हमारा 25 का सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र वंचित वर्गों को कैसे प्रभावित करता है। पहला पॉइंट, लोकतंत्र वंचित वर्गों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। फिर है वह अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक सरकारों गरीबों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट में चेक कर लूँ क्या था। हमारे 26 क्वेश्चन था, जैसे कि हमको मिल नहीं रहा था उधर। तो हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है, हमको इसका आंसर देखना है, तो आइए देखते हैं। हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह भारत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। हिमालय से जुड़े कुछ फ़ायदे ये हैं, जैसे कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद दीवार की तरह काम करता है। यह भारत को मध्य एशिया की ठंडी और शुष्क हवाओं से बचाता है। हिमालय से बहने वाली नदियाँ भारत की घनी आबादी के लिए ज़रूरी है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ को पानी कृषि के लिए ज़रूरी है और हिमालय से निकलने वाली नदियों से बढ़ता वो भारत को कई तरह के जल संसाधन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट आप लिखो, आप अपने आप से भी लिख सकते हो जो आपने पढ़े होंगे, पर होने चाहिए वो इसी के रिलेटेड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 27 क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। और 28 क्वेश्चन, चलो पहले 27 का ही देखते हैं। ये 27 क्वेश्चन, जैसे कि हमें लोकतांत्रिक सरकारों की कुछ विशेषता बतानी है। तो पहला, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सेकंड, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। लोकतांत्रिक सरकारों नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देती है। और थर्ड है हमारा, कानून का शासन। सभी नागरिकों और शासकों को कानून के अनुसार चलना होता है, ठीक है। ये हम 28 क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है वहीं का। यदि आप विद्यालय की नियम निर्माण समिति के सदस्य होते तो कौन कौन से 3 नियम सुनिश्चित करते। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो कि आपसे कुछ पूछा जाएगा आपकी राय के अनुसार। तो पहला, समय का पालन बहुत ज़रूरी है, जैसे सभी विद्यार्थियों शिक्षकों को विद्यालय में समय पर आना आवश्यक होगा। साफ सफाई, स्कूल परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। अब हमारा थर्ड पॉइंट, सद्भाव और सहयोग। विद्यालय में हिंसा या भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होगा, ऐसा भेदभाव नहीं करना, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सभी को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है हमारा, फरवरी क्रांति के कारण घटनाओं और प्रभावों का वर्णन कीजिए। फरवरी क्रांति के कारण, अच्छा। और फिर है अक्टूबर क्रांति के कारण घटनाओं और प्रभावों का वर्णन कीजिए। आइए दोनों का देखते हैं, और मैं एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला था हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कारण घटनाओं और प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के कारण हम गलत पढ़ रहे थे, यहाँ फरवरी क्रांति के कारण और प्रभाव हमको पढ़ने थे। तो पहला पॉइंट हमारा, जार निकोलस द्वितीय ने सेना को व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया, जिसके बाद हिंसक टकराव हुआ। सेकंड पॉइंट, सैनिक विद्रोह करने लगे और क्रांति में शामिल हो गए। थर्ड, 12 मार्च 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग क्रांतिकारियों के हाथों में आ गई और क्रांतिकारियों ने शीघ्र ही मॉस्को पर भी अधिकार कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का और वाला। फिर हमको बताना था अक्टूबर क्रांति के कारण और घटनाओं का प्रभाव का वर्णन करना था। तो देखिए, पहला, जार शासन की तानाशाही और भ्रष्टाचार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार और जनता में असंतोष। और लेनिन और बेल्शेविक पार्टी के क्रांतिकारी नीतियाँ। घटनाएं, 1917 में जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हुआ। अक्टूबर में बोल्शेविक ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। रूस में समाजवादी सरकार बनी और जार परिवार को समाप्त कर दिया गया। इसका प्रभाव देखिए, सोवियत संघ की स्थापना हुई। भूमि बैंक और उद्योग राष्ट्रीयकृत किए गए। राष्ट्रीयकृत, हाँ। साम्यवाद और बढ़ावा मिला और अन्य देशों में भी क्रांति हुई। आइए अब देखिए सेक्शन डी स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है, खंड ग।
खंड गह। तो जैसे कि इसमें आपके कितने 4 क्वेश्चन होंगे, 30, 31, 32, 33, हाँ 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, सब में आपको मौका दिया है। जैसे 2 क्वेश्चनों में तो और दिए हैं, जैसे आपको ये नहीं आता तो ये कर लो, ये आता है तो ये कर लो, इसमें भी ऐसा ही है। और 32 वाला जो आएगा आपका, वो आपका कंपलसरी होगा, करना ही करना है, नहीं उसमें भी ऑप्शन है, देखिए नीचे, मतलब चारों में ऑप्शन। ठीक है, चलो हम चारों को पढ़ते हैं और इनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थान है, पुष्टि कीजिए। और बी में दे रखा है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? स्थायी कार्यपालिका की अपेक्षा राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियां क्यों हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। आइए 30 का आंसर हमारा, 30 क्वेश्चन का, भारत का, या पेन ले लेता हूँ, भारत का न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे संविधान द्वारा सुरक्षा, भारतीय संविधान न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिकी से स्वतंत्र रखता है। सेकंड है हमारा, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों से नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें हटाने की प्रक्रिया कठिन है, जिससे वह दबाव में नहीं आते। थर्ड पॉइंट देखिए, हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह सरकार के किसी भी निर्णय को असंवैधानिक को घोषित कर सकें। फोर्थ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट रहेगा इसमें, स्वतंत्र निर्णय, न्यायपालिका सरकार के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपने निर्णय लेती है। ठीक है, यहाँ पे हमने ए वाले को कंप्लीट कर लिया। बी है हमारा पर्सन, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थानों में क्या अंतर है? प्रशासनिक संस्थाएं राजनीतिक संस्थानों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होती है? उत्तर, राजनीतिक संस्थान सरकार का नेतृत्व करते हैं और नीतियां बनाते हैं। इनमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये जनता द्वारा चुने जाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत काम करते हैं। प्रशासनिक संस्थानें सरकारी नीतियों को लागू करने का कार्य करती है। इन्हें नौकरशाही पुलिस, न्यायपालिका और सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं। ये चुनाव से नहीं बल्कि योग्यता और अनुभव के आधार पर नियुक्ति किए जाते हैं। प्रशासनिक संस्थाएं अधिक शक्तिशाली क्यों होती हैं? इनका भी आंसर देखिए। स्थायित्व, राजनीतिक नेता बदलते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दीर्घकालिक होते हैं। विशेषज्ञता, प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र के विशेष होते हैं, जबकि राजनेताओं के पास यह विशेषता नहीं होती। निष्पक्षता, प्रशासनिक संस्थाएं कानून के अनुसार कार्य करती हैं, ना कि किसी दल विशेष के अनुसार। हमारा 31 क्वेश्चन आइए देखते हैं। 31 क्वेश्चन ये भी हमारा 5 नंबर का होगा। जैसे, यदि आप नाज़ी जर्मनी में महिला होते तो आपको कौन कौन सी भूमिका निभानी पड़ती? और इसको अथवा में दे रखा है 5 नंबर में, तो ऐसी डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। यदि आप नाज़ी शासन काल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते? तो आइए दोनों का हम आंसर बताते हैं। 31 में था कि अगर हम महिला होते तो क्या भूमिका आप निभाते, तो इसमें देखते हैं पहले। औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं को कठिन परिस्थितियों का काम करना पड़ता। यदि मैं उस समय का एक महिला होती तो क्या करते? कपड़ा उद्योग या कोयला खदानों में कार्य महिलाओं को इन उद्योगों में मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था। लंबे कार्य घंटे, दिन में 12-14 घंटे काम करने की मजबूरी होती। काम वेतन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता, जैसे आज भी होता है। खराब कार्य स्थितियाँ, फैक्ट्री में स्वच्छता और सुरक्षा का अभाव होता था। परिवार और कार्य का असंतुलन, महिलाओं को घर के काम भी संभालने पड़ते थे, बाहर का भी काम करना पड़ता और फिर घर में भी आके घर संभालना पड़ता। तो ठीक है, अब हमारा या वाला जो था, और में, यदि आप मध्यकाल में एक छात्र होते तो क्या आप भूमिका निभाते, या फिर आप कौन कौन से भेदभाव देखते? पहला,
जातिगत भेदभाव, निचली जातियों के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ठीक है, हाँ ऐसा पढ़ा है। लैंगिक भेदभाव, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। धार्मिक भेदभाव, शिक्षा संस्थानों में विशेष धर्मों को प्राथमिकता दी जाती थी। फोर्थ है हमारा आर्थिक भेदभाव, जैसे अमीर परिवारों के बच्चों को विशेष सुविधाएं मिलती थी जबकि गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे। शिक्षा का माध्यम, केवल संस्कृत, अरबी, फारसी में भी शिक्षा दी जाती थी जिसमें आम जनता के लिए शिक्षा कठिन होती थी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आइए 32 क्वेश्चन देखते हैं अब। हमारा 32 क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, अथवा में दिया है हमको, अर्थव्यवस्था को भिन्न क्षेत्रों को वर्णन करते हुए प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। आइए दोनों का आंसर देखते हैं। देखिए, इसका हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। भारत में बेरोजगारी की स्थिति। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसमें आर्थिक विकास प्रभावित होता है। शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन रोजगार के अवसर सीमित हैं। बेरोजगारी के प्रकार, मौसमी बेरोजगारी, जब लोग साल के कुछ महीनों में ही काम पाते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में। छुपी हुई बेरोजगारी, जब अधिक लोग एक ही कार्य में लगे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं होती, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक खेतों पर काम। शहरी बेरोजगारी, शहरों में शिक्षित युवाओं को उपयुक्त नौकरी नहीं मिलती, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बेरोजगार रहना। फोर्थ है हमारी तकनीक बेरोजगारी, जैसे नई तकनीक के कारण नई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो जाती हैं, जैसे रोबोट के कारण। रोबोट अब जैसे एआई आ रहा है तो उनके कारण काफ़ी सारी बेरोजगारी हो रही है, ये तकनीकी बेरोजगारी में आता है। तो फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या कम हो जाना, जब सारे रोबोट ही या फिर टेक्नोलॉजी ही कम करेगी तो इन लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो एक तकनीकी बेरोजगारी हो गई। अब था हमारा अर्थव्यवस्था के रिलेटेड क्वेश्चन था, एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला, प्राथमिक क्षेत्र। इसमें वह गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती हैं, जैसे कृषि, मछली या पालन। उदाहरण, गेहूं की खेती। सेकंड, द्वितीय क्षेत्र, इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शामिल होती हैं। उदाहरण, जैसे स्टील फैक्ट्री में लोहे से स्टील का निर्माण। थर्ड है हमारा तृतीय क्षेत्र, इसमें सेवाओं से संबंधित उद्योग आते हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। भारत में मानसून एकता का एक परिचायक है, कथन का मूल्यांकन कीजिए। और में दे रखा है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आइए दोनों का आंसर देखते हैं। देखिए, हमारा इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 पॉइंट से। सभी धर्मों को समान मान्यता। भारत में सरकार किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करती और सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी जाती है भारत में। और धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। धार्मिक भेदभाव का निषेध, संविधान के अनुसार सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। धार्मिक सद्भाव, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिससे राष्ट्रीयता एकता बनी रहती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन उसी में, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है हमारा भौगोलिक स्थिति। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय से घिरी होने के कारण ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ पाती। समुद्री प्रभाव, तटीय क्षेत्रों में जलवायु अधिक नम और नियंत्रित रहती है। पवन प्रणाली, मानसूनी हवाएं भारत की जलवायु को नियंत्रित करती हैं और वर्षा लाती है। ऊंचाई, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडा और समतल क्षेत्रों में गर्म जलवायु होती है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका आता है खंड ड, जैसे कि सेक्शन ई, ये आपका केस आधारित प्रश्न होंगे 34 पे। ठीक है, 34 पे जैसे कि आपको अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इस वीडियो में तो इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तो आप ज़रूर देखना और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जैसे कि आपका 34 में एक अनुच्छेद आएगा, जैसे आपका ये रहा, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पहला 1 नंबर का होगा, दूसरा 1 नंबर का और दूसरा होगा 2 नंबर का। तो आपके 4 नंबर का एक अनुच्छेद होगा। तो 35 में भी सेम वैसा ही होगा,
एक और उसमें अनुच्छेद होगा, आपको उसको पढ़ना है। इसमें कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका आपको उत्तर देने हैं उन्हीं क्वेश्चनों के। फिर आपका 36 में भी एक और अनुच्छेद आएगा। और फिर आपका आएगा खंड 4 लास्ट में, मानचित्र आधारित प्रश्न। आपको इसको पढ़ना है और मैप में इसको फिलिंग करनी होगी। ठीक है, ये रहा आपका मैप ऐसा। और आपको इस पीडीएफ की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। और यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।